हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक जीएस एकेडमी आईएएस में। प्रीलिम्स 2023 के लिए प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे अंतिम 30 दिनों के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह की रणनीति का आप उपयोग कर सकते हैं अंतिम 30 दिनों में ताकि आपकी तैयारी के स्तर को आप बेहतरीन कर सकें और एक जो डिजायर्ड रिजल्ट जो आप सोच रहे हैं उसको आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, और ये अंतिम 30 दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग 50% एस्पिरेंट्स यही लूज कर जाते हैं इन 30 दिनों के अंदर। ठीक है, और एक्चुअली 28 मई को जब आपका एग्जाम होगा वो एक फॉर्मेलिटी सी होती है। लगभग 50% एस्पिरेंट जो कि आप मान सकते हैं नॉन सीरियस एस्पिरेंट है या सीरियस है तो किसी और कारण से इस 30 दिनों के अंदर लूज कर देते हैं और उसका कारण है, बहुत वैलिड रीजन है क्यों वो 30 दिनों के अंदर लूज कर देते हैं। ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शंस। कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, एंजाइटी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फेल होने का डर, ठीक है, परफॉर्मेंस प्रेशर। तो इस कारण से रिवीजन को कंसोलिडेट नहीं कर पाते और सिली मिस्टेक्स करते हैं। डेली डाउट, ना इसको आप डेली भी नहीं कह सकते, तो आवरली डाउन। ठीक है, हर घंटे, और ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एग्जाम आपका करीब आता जाएगा, जैसे जैसे 28 मई की वो डेट करीब आती जाएगी। ठीक है, तो ये डाउट, सेल्फ डाउट्स बढ़ते जाएंगे और खुद के अंदर विश्वास, बिलीव इन योर सेल्फ, ये इतना कम होता जाएगा ना अपने अंदर विश्वास। ठीक है, और ये सबके साथ नहीं होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? लेकिन ये सबके मतलब एक इस स्तर पे देखा जाए तो इसको बहुत कम लोग ही टैकल कर पाते हैं, बाकी होगा सबके साथ ही। सबको एंजाइटी होगी, सबको डिस्ट्रक्शंस होंगे किसी ना किसी तरीके के, सबको फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा। ठीक है, और इसमें जो टिका रहेगा सिर्फ वही आगे पहुंचते हैं। लगभग 50% एस्पिरेंट यही लूज कर देते हैं एग्जाम को, बाकी आगे फॉर्मेलिटी होती है। वो यहीं से अपना नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाने लग जाते हैं। कुछ लोग एग्जाम हॉल में जाके बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लास्ट 30 डेज की जो स्ट्रेटजी हमारी, ये सिंगल स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, टू फ्रंट वॉर पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आउटर पे भी और इनर पे भी। अब इनर में मेनली आपको काम करना पड़ेगा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, इन चीजों को हमको दूर करना है। किसी तरह की एंजाइटी, सेल्फ डाउट से अपने आप को दूर रखना है। ठीक है, ऑलमोस्ट डेली, ऑलमोस्ट आवरली आपको सेल्फ डाउट आएगा अपनी तैयारी को लेके, अपने परफॉर्मेंस को लेके। उसका कारण मॉक टेस्ट हो सकते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर कम आए आपके, या कोई और टॉपिक आप कवर नहीं कर पाए, या आपका जो डेली टारगेट था आप उसको अचीव नहीं कर पाए किसी और डिस्ट्रक्शन की वजह से। वो सेल्फ डाउट, एंजाइटी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये आपके साथ होता रहेगा और इस पे हमें ज्यादा वर्क करना है। ठीक है, साथ ही दूसरा वर्क है आउटर आउटर फ्रंट पे। आउटर फ्रंट पे हमें रिवीजन को कंसोलिडेट करना है। ठीक है, और वो अपने आप में इजी टास्क नहीं है। 7 सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स है 15 महीने का। ठीक है, इन सबको कंसोलिडेट करना है एक जगह। ठीक है, उसके अलावा मॉक टेस्ट है। अब उनको मॉक टेस्ट को हमको अब आगे कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, या फिर जो मॉक टेस्ट है उनको कैसे रिवाइज करना चाहिए। साथ ही सीसेट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब सीसेट के लिए, क्योंकि सीसेट अपने में क्वालिफाइंग पेपर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस का पता आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिनके जीएस में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं लेकिन सीसेट में किसी कारण से एक नंबर से या एक क्वेश्चन की वजह से वो रह गए। ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्वालिफाइंग है। और यूपीएससी जिस तरह से इसका लेवल हर साल अपर करता जा रहा है, अपग्रेड करता जा रहा है, उस हिसाब से अगर आपको सीसेट के लिए ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ ही पीवाईक्यू, पीवाईक्यू क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू अब तक आप देख रहे होंगे, देखे भी होंगे आप सब लोगों ने। ठीक है, लेकिन क्या और दूसरे तरीके से भी उन्हें समझा जा सकता है क्या, एग्जामिनर्स की मेंटेलिटी में हम जा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से एग्जामिनर क्या क्या वो जानना चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेटजी, दो फ्रंट पे हमको काम करना पड़ेगा तब जाके, और ये दोनों चीज कोरिलेटेड है। ठीक है, अगर आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका रिवीजन नहीं हुआ किसी कारण से, आपको चीज नहीं हुई तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा आप, और कॉन्फिडेंस लूज होते ही सेल्फ डाउट में आ जाओगे आप। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी इस तरह से काम करेगी। और ये 50% एस्पिरेंट्स जो लूज करते हैं ना, ये इसी कारण से लूज करते हैं। इन 30 दिनों में किस तरह से आपका एटीट्यूड होता है, क्या आपकी मेंटेलिटी होती है, ये झलकेगी आपकी उन 2 घंटों में जब आप एग्जाम हॉल में होंगे। ठीक है, तो इस 30 दिनों में आप अपने एटीट्यूड को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं, कितने डिस्ट्रक्शन को आप डोज करते हैं। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपके अंदर नहीं होता है, तो ये चीजें आपको दिखेंगी उस 2 घंटे में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। एग्जैक्टलीज वहां पर आपको ये चीज नोटिस होंगी। ठीक है, और ये लास्ट 30 डेज के लिए, इसलिए हमारी स्ट्रेटजी कई तरह की हो सकती है। हमको सीसेट के लिए भी बात करनी है कि उसके लिए हमें क्या करना है, रिवीजन हमको किस तरह से कंसोलिडेट करना है, मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज को लेके हम क्या करना चाहिए, व्हाट इज 4C अप्रोच क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस इनर फ्रंट की, जिसको हमें ज्यादा अच्छे से टैकल करना है। ये ऑलमोस्ट आज से लेके 30 दिनों तक एवरी डे इज ए वॉर अगेंस्ट योरसेल्फ। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने खिलाफ ही जंग लड़ रहे हो। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है या केवल आपके साथ ही घटित हो रहा है, नहीं, सबके साथ घटित होता है जो भी इस तैयारी से जुड़ा हुआ है।
इवन इस तैयारी से नहीं, जिसके साथ ही परफॉर्म, इवन क्रिकेटर्स के साथ वो अगर जब खेलने के लिए जाते हैं तो उनको भी पहले परफॉर्मेंस प्रेशर, और ये हमारे साथ हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जब आपको मॉक टेस्ट लगाना होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज नहीं, कल लगा लेते हैं मॉक टेस्ट, या फिर शाम को लगा लेंगे, आप डिले करते हो उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर, इसको बोला जाता है परफॉर्मेंस प्रेशर। ठीक है, इस प्रेशर में नहीं आना है। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट तभी होगा जब आप डिस्ट्रैक्शंस, इन डिस्ट्रैक्शन को आप डोज नहीं करोगे, जब तक इनसे आप पार नहीं पाओगे, तो ये सीधे आपको कहाँ लेके जाएंगे? एंजाइटी की तरफ, और फिर फाइनली आपको डेली डाउट की तरफ, खुद की तरफ सेल्फ डाउट होगा आपको, और ये सेल्फ डाउट फाइनली आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट की तरफ ले जाएगा, फोमो, जिसको स्लैंग लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, फेल होने का डर, और कई तरह के जो बैगेज हम लेके चलते हैं, हो सकता है आप में से कई लोगों का सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, फोर्थ अटेम्प्ट हो। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसको टैकल करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने भी 12 घंटे का प्लान बनाया अगले 30 दिनों का, कि हम मेरे को डेली 12 घंटे पढ़ने हैं, 15 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, आपने वो प्लान बनाया, किसी कारण से मान लीजिए, कोई भी रीजन हो सकता है, एनी रीजन, किसी भी कारण की वजह से ये प्लान आपका अचीव नहीं हुआ। किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उसकी तबीयत खराब थी, आप वहाँ चले गए, 5 घंटे, 6 घंटे आपके खराब हो गए, मतलब किसी भी वो कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है? आपको कुछ हो गया, ठीक है? तो इस वजह से कभी-कभी फ़ीवर आ गया। इन 30 दिनों के बीच में बहुत सारे नेचर ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आपके तरफ क्रिएट करेगा, जिनको आपको कूल काम तरीके से डील करना होगा। और अगर आप इस, अब ये अचीव नहीं होने के बाद हमारे साथ 2 कंडीशंस होती है, क्योंकि वी आर ह्यूमन्स, तो हम उसी तरह से रिएक्ट करेंगे, हम पैनिक करेंगे, ठीक है? पैनिक करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, डाउट में चले जाएँगे हम, ठीक है? और डाउट में जाने के बाद जब आप इस तरह से डाउट में जाओगे, सेल्फ डाउट पे आप जाओगे, आप खुद के ऊपर डाउट करने लगोगे, खुद की प्रिपरेशन पे डाउट करने लगोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो आप रॉन्ग डिसीजंस लोगे। आपने जो प्लान बनाया है, उस प्लान को चेंज करोगे, उसको मॉडिफिकेशन दोगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको लेके जाती है फेल्योर की तरफ, ठीक है? इस चीज़ से हमको बचना है, क्योंकि ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पाइल अप होके हमें एग्ज़ाम के दिन में परेशान करती है, और यही सेम स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करता है यूपीएससी आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए। एग्ज़ाम में आप देखिए तो इस तरह के कई क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये 2016 के पेपर में ए सीरीज़ में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 69 नंबर, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में इसको गूगली क्वेश्चन कहा जा सकता है क्रिकेट की टर्म में, जिसमें आपको लगेगा केशव चंद्र सेन का नाम सुना हुआ है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन सुना हुआ है, ठीक है? लेकिन आपको इन दोनों के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। अच्छा, यूपीएससी ने क्या किया है इस क्वेश्चन में, आप अगर आप देखें, तो पूछा है कि इनमें से किसका स्थापना केशव चंद्र सेन ने की? ऑप्शन 3 देखिए, चारों में है, तो ऑलमोस्ट ये तो सही है। ये 2 नाम ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट वालों ने भी नहीं सुने होंगे, ठीक है? कई लोगों ने इसको सही भी किया होगा, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल किसी ने सही नहीं किया होगा, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, ठीक है? लेकिन इस तरह के क्वेश्चन, और अच्छा इस तरह के क्वेश्चन हर साल के पेपर में आपको 4 से 5, 6 क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएँगे। क्यों मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिए ही जाते हैं सिर्फ़ आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। यूपीएससी को भी पता है कि इस क्वेश्चन को हर बार मिलेंगे, चाहे बुद्धिज़्म से रिलेटेड हो। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, जिसका कहीं कोई ना, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी पे एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, ठीक है? आपको चैलेंज करते हैं, क्योंकि केशव चंद्र सेन आपने सुना हुआ है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन सुना हुआ है। आपका ईगो हर्ट होता है, ठीक है? कहीं न कहीं, कि मुझे ये आता तो है, लेकिन अब ये मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? और आप देखेंगे, जैसे ही आप पैनिक होते हैं, ठीक है? आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये हमारे साथ होता है, हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली सब कुछ चलता रहता है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, अच्छा आप देखिए मोस्टली टाइम यूपीएससी बहुत ये एक्चुअली जीएस का पेपर कम, साइकोलॉजी का पेपर ज़्यादा होता है। 69 नंबर पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया बहुत सिंपल, 70 नंबर, ठीक है? एक हार्ड क्वेश्चन के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस यूपीएससी ने ब्रेक कर दिया, उसके बाद यूपीएससी ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर कौन नहीं है? 4 ऑप्शंस दे दिए। आपको पता है सऊदी अरबिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में होगा, ठीक है? गल्फ कंट्री, ऑब्वियस सी बात होगा। ओमान, कुवैत को लेके आप कन्फ्यूज़ हो, ठीक है? लेकिन यूपीएससी ने यहीं पर ऑप्शन क्या दिया? ईरान। जब सऊदी अरबिया इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेड है या मेंबर है किसी भी तरीके से मान लें, ठीक है? तो हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स कौन-कौन है। सऊदी अरबिया है तो ईरान नहीं होगा, और यही सही आंसर है, ठीक है? यूपीएससी अगर चाहता तो ईरान की जगह यहाँ पे इराक कर सकता था, यहाँ पे यमन कर सकता था, या कोई और कंट्री जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में नहीं हो, लेकिन आस-पास हो, गल्फ कंट्रीज़ के आस-पास हो, ठीक है? लेकिन यूपीएससी ने क्यों ईरान दिया? क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर सऊदी अरब है तो ईरान नहीं होगा, उसका कारण है इन दोनों देशों के बीच के मनमुटाव, ठीक है? जो इनके बीच के कंडीशन से, रिलेशन से। ये हमें अप्लाइड नॉलेज लगानी थी, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, एक क्वेश्चन इस तरह का दिया ताकि हमारा पूरा कॉन्फिडेंस को शेकन अप कर दिया जाए। उस शेकन अप करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे सिली मिस्टेक।
ठीक है? तो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, ये इसलिए की जाती है। तो यूपीएससी बहुत तरीके से आपको इस पेपर में जज करता है, ना केवल आपकी नॉलेज के हिसाब से। तो हमें पैनिक नहीं होना है, ठीक है? और इसी में अगर हम दूसरी चीज़ देखें, तो जब आदमी पैनिक हो जाता है, तो उसके बाद फिर प्लान बनाने लगता है। ये प्लान कई बार एग्ज़ामिनेशन हॉल में इस तरह से होता है कि ऑलमोस्ट अटेम्प्ट को छोड़ दिया जाता है कि अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी करेंगे, खत्म, ठीक है? तो उस तरीके से। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ये करना है, हो सकता है किसी कारण कंडीशंस आपके सामने आएँगी, हमेशा आएँगी, इन 30 दिनों में भी आएँगी। हर किसी के साथ अलग-अलग कंडीशन उसके हिसाब से जैसी भी होंगी। हमें उन कंडीशंस में अपने आप को फँसने नहीं देना है, हमें पैनिक नहीं होना है। कोई प्लान आपका अचीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम स्टक करेंगे अपने रूट पे, जो हमने एक बड़ा प्लान बना रखा है 30 दिन का कि हमें चीज़ों को ऐसे रिवाइज़ करना है। किसी दिन किसी कारण से, किसी कंडीशन की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई अचीव जो आज हमने सोची थी, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है एमएस धोनी। आई नेवर अलाउ माई सेल्फ टू बी प्रेशर्ड, आई प्रेफर टू कीप काम एंड प्लान। इनसे ज़्यादा सफल कप्तान भारत के इतिहास में नहीं हुए। और ये सफल है इस कारण, उसका कारण ही ये है कि ये बहुत ज़्यादा कूल और काम है, और इस कामनेस का आपको रिज़ल्ट दिखता है, इनका रिज़ल्ट आपको दिखता है कि ये कामनेस ने इनको रिज़ल्ट दिलाया। क्योंकि जब आप काम रहते हो, कूल रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, तो आप एक प्लान कर सकते हो और उस प्लान को सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, ठीक है? और यहीं हम बात करते हैं 4 सी अप्रोच की, कि आप काम रहो, कंपोज़्ड रहो, और ये कामनेस, कंपोज़्डनेस आपको कंसिस्टेंसी के साथ रखनी है, ठीक है? और कंसिस्टेंट अगर आप हो, तो आप कॉन्फिडेंट होगे, और कॉन्फिडेंट होगे तो आप क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को, कोई बड़ी बात नहीं है। एनी काम कंपोज्ड पर्सन हु इज कंसिस्टेंट, ठीक है, हु इज कॉन्फिडेंट, दे कैन क्रिएट इट, ठीक है। तो इसलिए कामनेस बहुत जरूरी है, आपको कूल काम रहना है बिल्कुल भी किसी भी कारण से। और इसमें एक, अगर हम देखें तो भगवत गीता का एक निष्काम कर्म का सिद्धांत है, जो कि आपको एथिक्स के पेपर में भी दिख जाएगा, आपके एथिक्स के पेपर में भी ये एक सिलेबस का ही हिस्सा है। निष्काम कर्म में एक बहुत अच्छी बात की गई है कि जब आप रिजल्ट के बाद, क्योंकि अब ये 30 दिन होगा जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है, उसमें हम रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे। और निष्काम कर्म में एक बहुत ही अच्छी बात की गई कि जब आप रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो, ठीक है, साइंटिफिकली अगर हम बात करें, तो इसमें बहुत ही अच्छी बात की गई है कि जब आप रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो तो आप 2 ही तरीके की चीज़ें सोच सकते हो। या तो ये सोचोगे रिजल्ट के बारे में कि मेरा नहीं होगा, या ये सोचोगे मेरा होगा। जब आप ये सोचते हो कि मेरा नहीं होगा, या किसी कारण से अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हो कि यार मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी किसी कारण से, तो ऑब्वियस सी बात है आप अंडर कॉन्फिडेंस होंगे, ठीक है? और जब आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख पाओगे, जो एक न्यूट्रल व्यक्ति देख सकता है, और फाइनली आप गलत करके आओगे। और यही चीज़ होती है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जब आप रिजल्ट को लेके काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हो कि मेरा तो होगा और किसका ना होगा, मेरा तो होना ही है, ठीक है? तो ओवर कॉन्फिडेंट भी हमें नहीं होना है, ठीक है? इसका सही एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है, क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जब 2 टीमें खेलने के लिए उतरती है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों टीमें जीतना चाह रही हैं, दोनों टीमों को जीतना है, पर जीतेगा कौन? जो बेस्ट खेलेगा। बेस्ट कौन खेलेगा? मान लीजिए एक टीम है, उसने 400 रन बना दिए, ठीक है? 400 रन बनाने के बाद इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से बॉलिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामने वाली टीम उनकी तरह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी, वो कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने खेला, 400 रन को भी अचीव कर लिया, ठीक है? तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार आपको परेशानी देता है, और यही चीज़ देती है अंडर कॉन्फिडेंस। इसलिए हमें जो इसको कहते हैं निष्काम कर्म में इसलिए कहा गया है कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। बीच का मार्ग, जिसको बुद्ध का मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है? तो अब गीता पढ़े या बुद्ध का मध्यम मार्ग पढ़े, सब एक ही बात है। तो फाइनली ये बात बोलता है कि हमें रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना, हमें प्रोसेस के बारे में सोचना है, हमें अपना काम करना है। क्योंकि रिजल्ट के बारे में जब आप सोचते हो, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो या अंडर कॉन्फिडेंट होते हो। रिजल्ट उसी काम में एक्चुअली उसी में इनबिल्ट होता है। अगर आपकी प्रोसेस आप सही फॉलो कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो कि आपने किया होगा पिछले 1 साल से, ठीक है? आप उस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के दिन में मुझे कोई लगता है वो है एमएस धोनी, ठीक है? और वो कई बार बोल भी चुके हैं इस चीज को कि यंगस्टर आर सो रिजल्ट ओरिएंटेड नाउडेज दैट वी एक्चुअली फॉरगेट अबाउट द प्रोसेस, ठीक है? कि हम इतने ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए कि हम केवल रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। लेकिन हम ये देखते थे प्रोसेस क्या है। अगर आप प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन हम रिजल्ट से ज्यादा, और रिजल्ट पे फोकस करने से हमें दिक्कत ये, रिजल्ट पे जब आप फोकस करते हैं तो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी पे ढंग से ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, तो फिर आप तैयारी पे ध्यान नहीं देंगे, फिर आप एक तरह लूज अप कर जाएंगे। तो इसीलिए जो 50% लोग इस 1 महीने में लूज करते हैं, उसका कारण इतना सा है। इस 1 महीने में आपको रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ऑब्वियस सी बात है, हम रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, उसी के लिए पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम फाइनली सेलेक्ट हों, ठीक है? लेकिन ये वो टाइम नहीं है सोचने का। टाइम है बहुत ज़्यादा। अब तक आपने जो तैयारी की है उसको पूरे को, उस पूरी तैयारी का सबसे जो बड़ा जो सार का टाइम है, जिसको समरी टाइम बोल सकते हैं, वो यही है 1 महीना। और इस 1 महीने में आपको कंसोलिडेट करना है अपनी सारी चीज़ों को। इसलिए डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स,
डू योर वर्क, ठीक है? आपको अपना काम करना है, हार्ड वर्क करनी है, फुल डेडिकेशन, पैशन के साथ अपना जो काम आज तक आप करते हुए आ रहे हो, उसी को करना है, ठीक है? लेकिन रिजल्ट के बारे में इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। आप प्रोसेस देखिए, आप उसको काम कीजिए, आपको एमसीक्यू लगाने हैं, आप वो लगाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, वो देखिए, ठीक है? आपने रिवीजन है, उसको 2 बार, 3 बार जो भी आपने सोच रखा है, जो एक स्ट्रेटजी आप बना के चल रहे हो, करते रहिए और फॉलो कीजिए, ठीक है? और विश्वास कीजिए अपने ऊपर कि जो आप कर रहे हो, ठीक है? पिछले 6-7 महीने से आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके बाद आपको किसी भी तरीके से अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आता है, उतना ही सबको आता है, किसी को ज़्यादा नहीं आता, ठीक है? और डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अच्छा, अब इसके लिए कर क्या सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, डेली योगा करते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है आप, और मैं कई जगह देखता हूँ कि जब एग्जाम का टाइम पास में आता है, 20-25 दिन बचते हैं, तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, जो लोग योगा करते हैं उनको लगता है कि हम आधा घंटा बचा लेंगे। आप ये भूल रहे हो कि अब सबसे ज्यादा जरूरत है आपको इन चीजों की, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको काम रखेंगी, जो आपका प्रेशर रिलीज करेंगी, ठीक है? तो अगर आप रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज करते हो, प्लीज कंटिन्यू रखो उसको अपने, जो आपका रूटीन है उसको बिल्कुल भी डाइवर्ट मत करो, ठीक है? उसको कंटिन्यू रखो, और नहीं करते हो तो प्लीज कुछ भी एक प्रोग्राम, क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने साथ, अपने आप से एक होने की, ठीक है? अपने आप को जानने की, बहुत अच्छे से समझने की। आपको वो अलोन टाइम अपने आप को थोड़ी देर के लिए देना पड़ेगा, जिसमें आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पाओ, फोकस कर पाओ, और तभी जाके वो कूलनेस, कामनेस आएगी जब आप उन डिस्ट्रैक्शन से दूर हो पाओगे, ठीक है? अपने आप में कॉन्फिडेंस ला पाओगे। म्यूजिक सुन सकते हो, अच्छा, बोर हो गए तो आप कॉफी पी सकते हो, एक म्यूजिक सुन सकते हो। डेली की रूटीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है? हम में से बहुत से लोग नाइट आउल होते हैं, मैं खुद की बात करूँ तो मैं भी नाइट आउल हूँ, ठीक है? मुझे भी रात में ही काम करना ज्यादा पसंद आता है। ऐसे में, लेकिन आपके लिए ये उतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि अब 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, और वो जो रूटीन है ना, वो आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। 9:30 बजे से आपका एग्ज़ाम होता है, तो 9:30 बजे आपका ब्रेन उस तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह से वो 28 मई को काम करेगा। तो उसके लिए आप अभी से, अगर आप नाइट आउल हैं, तो अब वो टाइम आ गया है कि आप अपना रूटीन को थोड़ा चेंज करें और दिन के रूटीन पे आ जाएँ, ठीक है? और कोशिश करें कि आप डेली रूटीन मेंटेन करें, अपने डे को प्लान करें, डेली सुबह से शाम तक क्या आपको करना है एक्टिविटी, और कोशिश करें कि उसको अचीव कर पाएँ। उतना ही टारगेट रखें, प्रैक्टिकल टारगेट रखें चीज़ों को। अब आपका काम रिवीजन कंसोलिडेशन का है, डिस्ट्रैक्शंस को काफ़ी कम रखें, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन बंद करके और बिल्कुल सन्यासी बन के कमरे में 7 बाई 7 के कमरे में कंटिन्यू उसी में बैठे रहें। नहीं, वो बोर हो जाएँगे, और वो काफ़ी ज़्यादा आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, ना कि पॉजिटिवली, ठीक है? डिस्ट्रैक्शंस का मतलब है कि आपको जिन लोगों से, आप भी समझते हैं इस चीज़ को, नेगेटिव वाइब्स का सीधा सा मतलब होता है कि कुछ लोगों से आपकी थिंकिंग नहीं मिलती है। ठीक है? ऐसा नहीं है वो लोग गलत है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनसे आपकी थिंकिंग नहीं मिलती। कुछ टाइम के लिए आप उनसे एक दूरी बना ली। ऐसा नहीं कि उनसे दुश्मनी करनी है या उनसे कुछ रिश्ते खराब करने, नहीं। कुछ समय के लिए घर पे बात करिए। जिन लोगों से आपको अच्छा लगता है बात करना, जिनसे आपका मन हल्का होता है, उनसे बात करिए। आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है? आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, डेली 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है? आप उनसे भी, तो इससे आपका डिस्ट्रैक्शंस ना केवल कम होगा, और चीज़ों में नहीं घटेगा, और फाइनली आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि मेरे पीछे बैकअप में कोई है, ठीक है? तो वो आपको सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक बार फील कराता है, ठीक है? अब बात करें साथ ही इस सब के साथ, ये हो गया हमको इनर वॉर पे काम करना। अब फाइनली आउटर वॉर की बात करें, 30 दिन है आपके पास। इस 30 दिन को अगर हम ब्रेकअप करें, 10-10-10 दिन 3 दिन में कर सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए 21 दिन। ये 9-10 दिन आपको अलग रखने हैं, ठीक है? क्योंकि ये वो टाइम है जब डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, जिसको कहते हैं फोमो, और ये कंटिन्यूअसली होगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको डेली लगेगा, लेकिन आपको उसको रोज़ करना है, नहीं। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ों को आपको, और ये 20 दिन जो है, ये 20-21 दिन आपको रैपिड रैंडम रिवीजन करना है, ठीक है? क्योंकि अब कोई एक सब्जेक्ट को लेके आप बैठ नहीं सकते कि सुबह से शाम तक आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, नहीं। पॉलिटी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, ठीक है? पढ़ना इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि आप ये सब चीज़ें 6-8 महीने से, या जब से भी आप तैयारी कर रहे हो, तब से आप पढ़ ही रहे हो। मिनिमम मैं मान के चलता हूँ 6-8 महीने से, अगर आपका पहला भी अटेम्प्ट है, तो पिछले 6 से 8 महीने से या साल भर से आप सीरियसली इन सब चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है? लेकिन टाइम क्या है, अब क्या हम पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन बहुत तरीके से, ठीक है? हमें सबसे पहले वो चीज़ें देखनी है जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? पूछे जाने की। जैसे अगर पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में एफआर, डीपीएसपी, ठीक है? और डीपीएसपी पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डीपीएसपी से क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, तो वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है? प्रेम्बल हो गया। इसी तरह से हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया,
या हड़प्पा से कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो उन चीज़ों पे मिडाइवल से और एंशिएंट के मुकाबले मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों को जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और जिनमें हमने क्वेश्चन ज़्यादा गलत किए, अब इस रिवीजन को आपको कनेक्ट करना है अपने मॉक टेस्ट से। जो आपने मॉक टेस्ट अभी तक दिए हैं, उनमें देखिए आपने क्या गलतियाँ की है। क्योंकि अभी जो गलतियाँ करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग गलतियाँ करते हैं। आपने गलतियाँ करी, अगर आपका लो स्कोर आ रहा है उसमें भी क्या नाम है आपके मॉक टेस्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। गलतियाँ सब करते हैं। इम्पोर्टेंट बात है इस एग्ज़ाम में कितनी कम गलतियाँ कर रहे हैं हम। सेलेक्ट वही होगा जो कम गलतियाँ करेगा। तो हमें गलतियाँ कम करनी है और उसका तरीका क्या है कि हमने जो गलतियाँ करी है, उनको हमको देखना है कि हमने क्या गलतियाँ करी है, उनको रिवाइज़ करें। उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ें कि वो गलतियाँ जो यहाँ हुई हैं, यहाँ गलतियाँ होना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वहाँ गलतियाँ होना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो गलतियाँ हमने मॉक टेस्ट में की हैं, उन गलतियों को हम 28 मई को ना करें। तो उसके लिए का सही तरीका क्या है, जो जिस टॉपिक को हमने गलत किया है, जिस टॉपिक का क्वेश्चन हमने गलत किया है, उसको बार-बार रिवाइज़ करें। ठीक है? उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। एक जो तरीका जो मुझे पसंद आता है, एक ए4 साइज़ पेपर आप साथ में लेके बैठे हैं या कोई नोटबुक छोटी-सी, ठीक है? आपने कुछ भी टॉपिक जो पढ़ना है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हो, डीपीएसपी हो या जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, प्लस जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको पता है ईज़िली है कि आप याद रख सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट है आपने समझ लिया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ डेटा है, कुछ वो चीज़ है, ठीक है? जैसे आर्टिकल 61 है। इसमें बात की गई है इम्पीचमेंट की, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। तो आपको सिंपल सा प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 और इस तरह से अब उसमें कितने सदस्यों के साथ वो होगा, 2/3 से होगा या 1/3 से होगा, राज्यसभा करेगी या लोकसभा करेगी, कहाँ से इनिशिएट होगा। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हो और कन्फ्यूजिंग है, ठीक है? उन चीज़ों को आप लिखते रहिए और ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए अगर मैं कहूँ, जैसे पॉलिटी की ही बात करें, तो मुश्किल से 5 पेपर, 5 पेज। 5 पेज सफिशिएंट, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप नोट्स बनाते हुए पता लगे यही 100 पेज के नोट्स बन जाए, नहीं। मुश्किल से 30 से 35 पेज होंगे सारे सब्जेक्टों के विद करंट अफेयर्स, ठीक है? इसमें वही चीज़ लिखनी है और ये कब काम आएगा? ये काम आएगा आपके लास्ट के टाइम में। लास्ट के जब 5 दिन, 10 दिन बचेंगे, आपके सामने एक ऐसी चीज़ होगी जो आपने खुद ने बनाई है शॉर्ट नोट्स के रूप में जो कि इम्पोर्टेंट है और वो ऐसी चीज़ है जो आप हो सकता है भूल सकते हैं, ठीक है? तो जो भूल सकते हैं, कन्फ्यूजिंग है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको याद करने के लिए, उसको रिवाइज़ करने के लिए आप साथ में पढ़ते हुए और इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, साथ में एक कॉपी रखनी है आपको, आप जो पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि मैंने पढ़ा है अभी, एक लाइन ये मैं शायद गलत कर सकता हूँ, भूल सकता हूँ, तुरंत आपने उसको बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्पी रूप में हमने उसको लिख लिया, ठीक है? ये लास्ट 10 दिन हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इन 30 दिनों में भी, क्योंकि इस समय हमारा फ़ियर बढ़ा हुआ होगा, हमारे अंदर एक क्योंकि कहीं न कहीं एक एंग्ज़ायटी सी रहती है क्योंकि एग्ज़ाम है, ऑब्वियस सी बात है आप उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हमें होना पड़ता है, हम हो भी जाते हैं, लेकिन बस वहीं हमें थोड़ा-सा चीज़ों को देखना है कि हमें मेनली रिज़ल्ट पे फ़ोकस नहीं करना, अपनी प्रोसेस पे फ़ोकस करो, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है, बिलीव इन योरसेल्फ अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है? आपने 6, 7, 8 महीने में जो भी तैयारी की है, बहुत सीरियसली तैयारी की है और अब आप उसको केवल कंसोलिडेट करना उस तैयारी को। अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है? उससे सबसे बेस्ट तरीका यही है दूसरी चीज़, कोई भी नया स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब आप शायद न्यूज़पेपर भी अगर नहीं पढ़े, डेली आपको पढ़ने की आदत है, तो आप देख सकते हैं डेली, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, ठीक है? कोई भी नया स्टडी मटेरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक अपने आप में डिस्ट्रैक्शंस है। कई लोग आएँगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ये पढ़ा, अब अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है, आपका कॉन्फिडेंस शेकन ऊपर हुआ, कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हुआ कि पर्टिकुलर चीज़ जो मेरे से पूछी गई है, तो मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है? अब आप क्या करोगे? अब आप नई स्ट्रेटजी बनाओगे, फिर एक न्यू स्ट्रेटजी, फिर आप वो पर्टिकुलर जो चीज़ नहीं पता है, वो देखोगे कहाँ है, फिर न्यू स्टडी मटेरियल लाओगे और फिर कुछ और। इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको जो आता है, वो सफिशिएंट है, ठीक है? इस पेपर में हमें टॉप नहीं करना है। हमें एक कट ऑफ है जो पार करनी है, हमें फाइनली सिलेक्ट होना है और वो कट ऑफ 50% क्वेश्चन से ज़्यादा कभी भी नहीं होती, ठीक है? इसके आसपास रहती है। तो इसलिए ये देखना कि हमें सब कुछ जान लेना नहीं, हमें सब कुछ नहीं जानना है। हमें लिमिटेड चीज़ें ही देखनी है और वही काम करना है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है मॉक टेस्ट को लेके। मॉक टेस्ट को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है कि अब कितने मॉक टेस्ट लगाए जाएँ भी नहीं लगाए जाएँ। तो मेरा मानना है कि अगर आपको लगाने भी हैं, तो आप 4 से 5 या मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जितने आपने मॉक टेस्ट ऑलरेडी पहले लगाए, उनको रिवाइज़ कीजिए सबसे पहले तो। और उनको रिवीजन में भी आप पूरे मॉक टेस्ट रिवीजन नहीं करने। आप ये देखिए कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए। जो क्वेश्चन गलत किए, उन टॉपिक्स को पढ़िए, ठीक है? क्योंकि जो यहाँ पर सही हो गए हैं, वो वहाँ भी सही हो जाएँगे 28 मई को आपके एग्ज़ाम के दिन।
लेकिन जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं अभी, उन टॉपिक्स को देखिए कि क्या किस वजह से वो क्वेश्चन गलत हुए? क्या आप उस टॉपिक को नहीं समझ पाए थे या आप कुछ फैक्चुअल चीज़ों को रॉन्ग कर गए? वो कारण क्या है, ठीक है? दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनका स्कोर कम आया होगा अभी तक या आगे कम आएगा। सॉरी, इसके लिए सोचना बिल्कुल निरर्थक है। उसका कारण है क्यों? पहली बात तो मॉक टेस्ट का आप इम्पोर्टेंस समझिए, मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है? ये आपको ना तो मॉक टेस्ट से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यूपीएससी में दिखता है, ठीक है? दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट जो बनाते हैं कोई भी कोचिंग हो, ठीक है? लगभग 40-35 टेस्ट बनाए जाते हैं। इसका सीधा-सीधा मतलब होता है 4000 या 3500 क्वेश्चन। अब जब 4000 या 3500 क्वेश्चन बनाने हैं, तो वो पूरे सिलेबस में कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। यूपीएससी को कितने क्वेश्चन बनाने हैं? यूपीएससी को बनाने हैं ओनली 100 क्वेश्चन। पूरे सिलेबस से, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है इन मॉक टेस्ट में कुछ भी पूछा जाएगा और आपको सब कुछ पता नहीं हो सकता, ये भी याद रखिए, ठीक है? कभी नहीं, किसी को भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसलिए इनमें अगर कम टेस्ट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, इन टेस्ट को कौन बना रहा है? इन टेस्ट को बना रहे हैं आप और हमारे जैसे एस्पिरेंट्स जो हो सकता है 4 बार इंटरव्यू देके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो या किसी कारण से वो रह गए हों या जिन्होंने मेंस लिखा हो 3 बार, 4 बार, ऐसे लोगों को कोचिंग्स हायर करती हैं, ठीक है? और ये कोई ईज़ी टास्क नहीं होता। पेपर बनाना अपने आप में हेक्टिक टास्क है। मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारी कोचिंगों के लिए बनाता हूँ। तो साथ में बात ये है, कि जब आप ये देखें कि जब वो एस्पिरेंट्स ही बना रहे हैं, तो क्या वो यूपीएससी के लेवल को मैच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए ये केवल मॉक टेस्ट की वैल्यू इतनी होती है कि वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाते हैं कि 2 घंटे में कैसे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। दूसरी चीज़, वो आपको ये बताते हैं कि कौन-सा टॉपिक आपका ढंग से तैयार नहीं है। जिस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ आपको उस टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि यूपीएससी जो पूछेगा वो बिल्कुल अलग लेवल होगा, ठीक है? तो आप चाहें तो 4-5 टेस्ट और लगा सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप मॉक टेस्ट लगाएँ, उनका टाइमिंग आपके यूपीएससी टाइमिंग जैसा होना चाहिए। साढ़े 9 बजे आप डेली बैठिए, मतलब जब भी आपको लगाना हो 4 दिन में, 5 दिन में 1 पेपर लगाना हो या संडे की संडे लगाना हो, साढ़े 9 से साढ़े 11 पेपर दीजिए, फिर बाद में आप ढाई से साढ़े 4 पेपर दीजिए, सीसेट का, और दोनों पेपर लगाइए और एक ही दिन में लगाइए, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ अगर आप इसको आप घर पे भी लगा सकते हैं, अपने रूम में भी लगा सकते हैं या फिर अगर आप कोचिंग सेंटर पे जाके लगाना चाहें, जहाँ भी अगर आपने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की है या नहीं की, जो भी है, उस कंडीशन से, तो इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है? और यूपीएससी टाइम पे लगाएँगे तो एक आपको जिसको कहते हैं ना सर्कैडियन रिदम, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो भी उस तरह से काम करना लगेगी। क्योंकि आपको 28 मई को भी साढ़े 9 बजे ही पेपर देना है, ठीक है? और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहते, तो सबसे बेस्ट तरीका है पीवाईक्यू। यूपीएससी के लास्ट ईयर के पीवाईक्यू उठाइए, एक पेपर जीएस का लगाइए, एक पेपर सीसेट का लगाइए। 4-5 पेपर इस तरह से लगा दीजिए, 5 साल के पीवाईक्यू भी आपके कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? और आपको एक यूपीएससी की वो एसेंस को समझने का तरीका भी मिल जाएगा। क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें होती हैं, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीवाईक्यू लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक तो फ़ैमिलियर होते हो पीवाईक्यू के साथ, ठीक है? आप उस फ़ॉन्ट के साथ फ़ैमिलियर होते हो, उस लैंग्वेज के साथ फ़ैमिलियर होते हो। एग्ज़ामिनर के माइंडसेट को समझने के लिए, एग्ज़ामिनर क्या पूछना चाहता है, क्या हमसे जानना चाहता है, क्या उसकी डिमांड है, उसको समझने के लिए पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने पीवाईक्यू अभी तक ठीक अच्छे से लगाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी टाइम है, आपने लगाए हों चाहे नहीं लगाए हों, दोबारा से मैं फिर रिकमेंड करूँगा 10 साल के पीवाईक्यू आप फिर दोबारा से देखिए। कुछ नहीं टाइम लगेगा, आपको 30-35 पीवाईक्यू डेली देखने हैं, ठीक है? और उसमें कुछ तरीका नहीं है, 5 मिनट आपको ऑलमोस्ट निकालनी है दिन में 4-5 बार, ठीक है? आपके सामने पेपर पड़ा है, कुछ नहीं करना, केवल उनकी लैंग्वेज देखनी है कि कहाँ यूपीएससी, क्योंकि आप उसको पीवाईक्यू को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए आपको सच में केवल आपकी जो होलिस्टिक नॉलेज है ना, केवल उसी से सॉल्व हो जाएँगे, उसके लिए कोई स्पेशल एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? और पीवाईक्यू एकमात्र वेपन है आपके पास, ठीक है? यूपीएससी कहाँ पेपर बनाता है, कैसे पेपर बनाता है, हमें नहीं पता, कहाँ से पेपर लिया जाता है, क्या सोर्स है, नो हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें हमारे सामने एक पेपर है यूपीएससी का, उस पेपर के थ्रू हम क्या जान सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और आप देखिए कि लगभग 45 क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो ईज़ी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? इनको ईज़िली सॉल्व किया जा सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन मैंने पहले ही बात की थी, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो केवल हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए या हमारे कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए लाए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे यूपीएससी कॉन्फिडेंस चेक करता है, ठीक है? बहुत से लोग होंगे जो इन क्वेश्चंस में अटक जाएँगे, कुछ लोग होंगे जिनको हाथ जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे क्योंकि वो समझते हैं कि इन 5 क्वेश्चन से मेरा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मुझे कोई सारे के 100 क्वेश्चन सही नहीं करने, ठीक है? उन्हें कट ऑफ पार करनी है। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से 45 क्वेश्चन हैं और ये हम सोचे कि 28 मई को जाके नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अभी से आप डेली देखिए, डेली भी आप देखेंगे
हम पीवाईक्यू को उतना टाइम देते ही नहीं है जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है? और ये अपने आप में एक इनजस्टिस है पीवाईक्यू के साथ। पीवाईक्यू को हम बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइम दीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको बताएगी यूपीएससी के माइंडसेट के बारे में कि यूपीएससी क्या जानना चाह रहा है, ठीक है? लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंक्लूजन मतलब लॉजिकल रीजनिंग से आपके सही हो जाते हैं, ठीक है? और ये हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है? 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपनी नॉलेज को अप्लाई करके किसी ना किसी तरीके से इसके आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है? हमें इन 45 इजी क्वेश्चन को छांटना है और इन क्वेश्चंस पे लॉजिकल देखना है, ठीक है? हमारी कट ऑफ पार करने के लिए ये क्वेश्चन सफिशियंट है, ठीक है? कोशिश करिए। किसी प्री कंसेप्ट नोशन से आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है कि मुझे 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं या 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं या 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, वो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन ये यूपीएससी ने 2017 में पूछा था, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2070 के बारे में। अब इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की नॉलेज नहीं हो सकती। मान लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इसमें आपके बारे में कुछ नहीं पता। 3 स्टेटमेंट्स हैं। केवल एक तीसरा स्टेटमेंट मैं आपको देखने के लिए बता देता हूँ। इट इज ए प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। पहली बात, जो डेवलप्ड कंट्री है ना, जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा डिजिटली बहुत टाइम से किए जा रहे हैं, वहां भी ऐसा अभी तक नहीं आया कि उनके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीटली डिजिटल हो, और वो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक डिकेड में करने की। ये अगर 3-4 डिकेड की बात होती तो हो सकता है कि ये इस तरह का एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो लंबे टाइम का। एक डिकेड में करने की बात की जा रही है, इतना वेग स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, ठीक है? और ये इस तरह से आप अप्लाइड नॉलेज लगाते हैं ना, तो ये देखिए, अब इस क्वेश्चन के लिए किसी तरह की नॉलेज की या किसी तरह की रिवीजन की जरूरत है नहीं। इस तरह के कई क्वेश्चन आपको यूपीएससी में मिलेंगे, ठीक है? जिन हमने 30 क्वेश्चन की बात की थी ना, इन 30 क्वेश्चन में आपको 15 से 20 क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे, ठीक है? और वो यूपीएससी आपके लिए बनाता है, यूपीएससी आपको सेलेक्ट करना चाहता है, इसीलिए आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। यूपीएससी चाहता है सेलेक्ट करना, ठीक है? लेकिन हर किसी को थोड़ी सेलेक्ट करेगा, यूपीएससी उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करेगा जो उस परिधि में आते हैं, जो यूपीएससी की गाइडलाइंस है। वो उस तरह सोचते हैं, एक ब्यूरोक्रेट की तरह सोचते हैं, ठीक है? इस तरह से आपको इनको देखना है। ये पीवाईक्यू अगर आप देखना चाहो तो एक सीरीज मैंने भी बनाई हुई है 2013 से 2022 के क्वेश्चंस पे, जिसमें शायद अभी 2016 तक के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। 2017 और उसके आगे क्वेश्चन आगे अपलोड होंगे, ठीक है? तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, और नहीं देखना चाहें तो आप खुद से देखिए, लेकिन प्लीज पीवाईक्यू डेली देखिए। एक फाइनल चीज, सी सेट को लेके, सी सेट के आप मॉक टेस्ट अभी तक लगाए होंगे, कुछ मॉक टेस्ट आपको लगाने होंगे आगे भी, बिल्कुल लगाइए आप, ठीक है? पीवाईक्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी पिछले कई सालों से, पिछले 2 या 3 सालों से तो सी सेट को काफी ज्यादा टफ करता जा रहा है, ठीक है? और इस टफ का कारण है कि यूपीएससी जो क्वालिफाइंग किया हुआ है, ठीक है? तो यूपीएससी भी चाहता है कि क्वालिफाइंग का मतलब ऐसा नहीं हो कि हलवा है, हर कोई क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है? तो मैंने बहुत से लोगों को पर्सनली, मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनके जीएस में कट ऑफ से 10 नंबर 8 नंबर ज्यादा थे, ठीक है? लेकिन सी सेट में या तो एक क्वेश्चन की वजह से, एक नंबर की वजह से, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो सिर्फ सी सेट की वजह से अपना मेंस नहीं लिख पाए। तो ये सच में सीसेट के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और अगर हमारी सीसेट अच्छी नहीं है तो आपको तैयारी उसी लिए, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है, इस 1 महीने में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट भी आप दीजिए, लेकिन पीवाईक्यू देखिए, ठीक है? उससे आपको ज्यादा समझ मिलेगी यूपीएससी के बारे में। मॉक टेस्ट आपको यूपीएससी के बारे में नहीं समझ देंगे, ये मॉक टेस्ट हम जैसे ही कुछ एक्सपीरियंस बनाते हैं, ठीक है? तो इसलिए पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू आपको अच्छे तरीके से समझा पाएँगे, और उनको समझने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी का टफनेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है? उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी है, आपका जो एरिया स्ट्रॉन्ग है, उस पे ज़्यादा वर्क कीजिए, ठीक है? आपको रीजनिंग अच्छी लगती है, तो कोशिश कीजिए कि रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन आप गलत ना करें, ठीक है? ये एग्ज़ाम गलतियाँ करने या नहीं करने का नहीं है, गलतियाँ सब करते हैं, बस ये एग्ज़ाम उनका है, जो कम गलतियाँ करता है। जो कम गलतियाँ करता है, वो सेलेक्ट होगा इस एग्ज़ाम में। ये एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो कोशिश कीजिए हम कम से कम गलतियाँ करनी है, गलतियाँ आप करेंगे, आप ह्यूमन हैं, ठीक है? तो आप कोई भगवान नहीं, गलतियाँ करेंगे, बिल्कुल कोई लोड नहीं लेना, ठीक है? हमें कोशिश करना है हमारी गलतियाँ कम से कम हो, और उसके लिए हमारे पास 1 महीना है, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, क्या पॉज़िटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, हमें उस बारे में नहीं सोचना है। हमारे सामने अभी 30 दिन है, इन 30 दिन के लिए हमें एक हमारा प्लान बनाना है और उसी प्लान पे स्टिक करना है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आएँगी, आपको प्लान नहीं बदलना है, ठीक है? ये नहीं कि आप डेली एक नया प्लान बना रहे हैं, डेली नया प्लान चेंज कर रहे हैं, नहीं। आपको एक बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक बड़ा प्लान बनाना है कि 30 दिन तक मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ये चीज़ें मेरी स्ट्रांग है, इनको ढंग से करना है, इन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करना है। ये सारी चीज़ करने के बाद, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़, कूल रहिए, काम रहिए,
ज़्यादा इंटरेक्शन मत करिए, अब वो टाइम नहीं है, अब आपको अपने आप को समय देना है, अपने आप से बात करनी है, ठीक है? ऑलमोस्ट कोशिश करिए, ठीक है, कि पीवाईक्यू आप डेली देखें, क्योंकि ये पीवाईक्यू आपको इतना फ़ैमिलियर कर देंगे अगले 30 दिनों में, ठीक है? कि जब आप 28 मई को पेपर देने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई नई चीज़ है। क्योंकि आप उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से, यूपीएससी के लैंग्वेज से और यूपीएससी के जो जिसको कहते हैं माइन्यूट बहुत छोटी-छोटी सी मिस जो क्लू होते हैं, उनसे आप फ्रेंडली हो पाएँगे कि यूपीएससी किस तरह के क्लू देता है, किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। क्योंकि यूपीएससी रीज़न देता है उसमें। बहुत सारे क्वेश्चन में जिसमें यूपीएससी को भी पता है कि हो सकता है एस्पिरेंट को नहीं पता हो, तो यूपीएससी उसमें क्लू देता है और वो क्लू समझने की बात है, ठीक है? तो इसलिए डेली क्वेश्चन देखना ज़रूरी है, डेली पीवाईक्यू देखिए, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, अपने रूटीन को मेंटेन कीजिए और किसी भी तरह का अपने ऊपर अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करें, ठीक है? कि मैंने यहाँ गलती की या मैं उससे कम हूँ या इससे ज़्यादा नहीं। अब आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप सेल्फ डाउट में जाएँ, बिल्कुल सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी पे जो आपने तैयारी की अब तक 5 महीने में जो तैयारी की, 6 महीने में जो तैयारी की, बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने कम तैयारी की जाते आप अपनी तैयारी पे विश्वास कीजिए और 1 महीना आपके पास है, आपको लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा करना चाहिए था, बिल्कुल करिए। काम है केवल करने का, अब इसको सोचने का काम नहीं, ओवरथिंक करने का काम नहीं। जब 2 टीमें क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में आती है ना, तो जो प्लानिंग करनी होती है, वो सारी प्लानिंग वो बाहर करके आती है। अब आप इस ग्राउंड में आ चुके हो, ठीक है? अब आपको केवल खेलना है। अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के प्लानिंग करूँ, यहाँ अंदर खड़े होके आपको नहीं सोचना है कि मैं फेल होऊँगा या पास होऊँगा, ठीक है? और वो रिज़ल्ट क्या होगा? वो रिज़ल्ट डिपेंड करता है किस पे? आपकी मेहनत पे, आपकी कैसी प्रोसेस है, आपकी क्या तैयारी है। वो जो भी रिज़ल्ट होगा, वो कुछ भी रिज़ल्ट हो सकता है, ठीक है? वो रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करेगा कि आपने कितनी मेहनत की या आप जानते हो कि आपने कितनी मेहनत की और आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इस बैगेज के साथ नहीं जाना कि मुझे इसको प्रूव करना है या उसको प्रूव करना है या किसी को प्रूव करना है। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। आपने मेहनत की, ये एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह से लें। हमारी क्या है एक गंदी आदत है कि हम हर चीज़ को भगवान बना देते हैं, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? चाहे वो एक इंसान हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई एक्टर हो और इसी तरह से इस एग्ज़ाम को लेके भी कि हमने इस एग्ज़ाम को एक भगवान बना लिया है कि नहीं ये एग्ज़ाम एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह से देखिए आप, ठीक है? इट्स एन एग्ज़ाम, आपने उसके लिए प्रिपरेशन की है, आपके पास 1 महीना है, अभी आप और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज़ कर सकते हैं, अपनी रिवीज़न को कंसोलिडेट कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी कीजिए, 1 महीने का टाइम है, कंसिस्टेंट रहिए, डेली कोई ना कोई दिक्कत, कोई कुछ भी कंडीशंस सबके सामने कोई ना कोई कंडीशंस आती है, ठीक है? विनर वो नहीं है कि जो गिरे ना, विनर वो है जो गिर जाए और उठे भी उसके बाद, ठीक है? तो आपको गिरोगे, डेली उठना है, ठीक है? और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सबसे बड़ी चीज़, पे विश्वास रखना है, ठीक है? बी पॉजिटिव और कोई आपकी डाउट्स हो, क्वेरी हो, ठीक है? तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोशिश करूँगा कि मैं उनको किसी तरीके से आपको सैटिस्फाई कर पाऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।